गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 7 से 8 तक हिंदी व्याकरण में हमने भाग 4 में वर्ण विचार वाले टॉपिक को जाना और समझा। तो बच्चों हमने भाग 4 तक जो है ना, भाग 2 तक तो हमने 1 और 2 में तो भाषा लिपि और व्याकरण का टॉपिक था, 3 और 4 में हमने वर्ण विचार का टॉपिक लिया था। तो 3 वाले भाग में तो हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला और मात्रा को जाना, और 4 नंबर के टॉपिक भाग में हमने वर्णों के जो भेद होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, उनको जाना। फिर हमने स्वर के अंतर्गत भी ह्रस्व, लघु या एक मात्रा वाले किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, पल्लू स्वर किसे कहते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं, उनको हमने जानने का प्रयास किया। साथ ही बच्चों मैंने हलंते के बारे में भी आपको बताया कि हलंत चिन्ह अर्थात जब व्यंजन को लिखा जाता है और उसके नीचे ये वाला चिन्ह हलंत चिन्ह लगा होता है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह अधूरा है, अर्थात उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। और वर्णों की संख्या टोटल मैंने 44 बताई, जिसमें हमारे 11 स्वर और 33 व्यंजन थे, और वर्णों का समूह ही मैंने कहा वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों आज हमारे भाग 5 में वर्ण विचार वाला जो टॉपिक है ना, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसे पूरा कर लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों आज जो हम है ना कुछ बातें शेष रह गई है उनको जान लेते हैं। जैसे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, निरनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहा जाता है, और भिन्न भिन्न वर्णों के अर्थात स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि उच्चारण स्थल या उच्चारण अवयव किसे कहते हैं, फिर उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से हमारे स्वर और व्यंजन रखे गए हैं, कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं, वो हम जानने का प्रयास बच्चों करेंगे। तो मेरे आज की कक्षा के अंतर्गत बच्चों हम जो है वर्ण विचार वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे इसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है संयुक्त या संकर वर्ण, संयुक्त या संकर वर्ण अर्थात संयुक्त या संकर वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का 2 से अधिक वर्णों का जब मेल कर दिया जाता है तो उसे संकर वर्ण कहा जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क धन स है ना, स षटकोण वाला तो बना है हमारा 6 और 6 से हमारा शब्द बनता है क्षत्रिय। इसी तरह हमारा है त धन र तो हमारा बनकर आया है त्र यानी त्रिशूल। तो इस तरह वह वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें बच्चों संयुक्त या संकर वर्ण कहा जाता है। अब बच्चों आगे देखते हैं हम अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं। अब अनुस्वार का जो चिन्ह है ना बच्चों में यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन और बता देती हूँ। अनुस्वार के अंतर्गत केवल एक छोटी सी बिंदी ही लगती है। क्या लगती है, बिंदी ही लगती है। और इसकी परिभाषा यह है कि बच्चों नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ, नाक से बोली जाने वाली ध्वनियाँ अर्थात जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु नाक से निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से होकर निकलती है, और उनके पीछे जब स्वर आ जाता है तो वहाँ क्या लगता है, हमारा अनुस्वार लगता है। क्या लगता है बच्चों, अनुस्वार लगता है। इसके लिए शब्द लिखा है मैंने कंचन, क्या लिखा है, कंचन। अब देखो बच्चों इस शब्द को मैं समझाती हूँ कि कैसे इसमें जो है ये ध्वनि जो है ना उसके पीछे स्वर आ रहा है। कंचन शब्द हमने लिखा है, अब हम इसे समझते हैं। क धन ए धन न धन च धन ए धन न धन ए।
तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 इसमें ध्वनियाँ हैं जिससे हमारा कंचन शब्द बना है। अब देखो बच्चों, क धन ए से क्या बन गया? क। अब ये जो है ना न, च वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण, तो बच्चों हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त, ये जो 5 वर्ग होते हैं ना, इनका अंतिम वर्ण बच्चों नासिके वर्ण होता है। अर्थात न वाले जो 5 जो अंतिम वर्ण होते हैं वो नासिके कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु मुंह के साथ साथ नाक से होकर निकलती है। तो इसके स्थान पर बच्चों ये जो आया ना, ये वाला न, इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो च धन ए से बन गया च, लेकिन इसके पहले क्या था? ये था न। तो क के ऊपर हमने ये अनुस्वार लगा दिया और हमारा शब्द बन गया कंचन। क्या बन गया है? कंचन। देखो क धन ए, फिर है हमारा ये अंतिम च वर्ग का 5वां व्यंजन, फिर च धन ए, फिर न धन ए। तो देखो क धन ए से बना हमारा क, फिर इसकी जगह 5वें वर्ण की जगह हम यहाँ पर लेंगे अनुस्वार, फिर च धन ऐसे हमारा च पूरा हो गया, अनुस्वार यहाँ आ गया और न धन ऐसे न बन गया, तो हमारा शब्द बन गया कंचन। इसी तरह हमारा हंस, इसी तरह हमारे कई सारे शब्द हम बना सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि नाक से बोले जाने वाली वह ध्वनियाँ जिनके पीछे स्वर आ जाता है, वहाँ पर बच्चों अनुस्वार का प्रयोग होता है, जिसे हमने कंचन के उदाहरण के माध्यम से जाना और समझा। अब बच्चों आगे मैं बताती हूँ अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह जो है ना बच्चों, वह है ये हमारा ये चंद्र बिंदु। क्या है? चंद्र बिंदु। इसमें बच्चों जब वायु मुंह के साथ नाक से भी निकले और स्वर के उच्चारण में, केवल स्वर के उच्चारण में ध्यान रखना है कि जो हमारे 11 स्वर है उनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर के साथ साथ जब नासिके से, नाक से भी होकर निकलती है, तो उन स्वरों के उच्चारण में वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ए चंद्र बिंदु, आ, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है ना वह मुंह के साथ नाक से भी निकल रही है। अब शब्द लेते हैं उदाहरण के रूप में हम चांद। शब्द लिया है मैंने उदाहरण के रूप में चांद। क्या लिया है? चांद। अब देखो इसका डिवाइडेशन विग्रह करके इसे समझते हैं। च है ना, च धन आ, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, क्योंकि इसके उच्चारण में प्राणवायु मुंह के साथ नाक से भी निकल रही है। धन द हलनते हैं, क्योंकि अब इसमें ए नहीं मिला हुआ है, ए आगे लिख रहे हैं हम, तो फिर ए। तो यहाँ पर देखो च धन आ से बन गया चा, यह अनुस्वार किस पर आ गया? च पर। फिर द धन ऐसे द, तो हमारा शब्द बन गया चांद। इसी तरह हमारा शब्द है अंधेरा। इसी तरह शब्द है हमारा अंधेरा, इसमें भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो कई सारे शब्द हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि केवल स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु मुंह के साथ साथ नासिका नाक से भी होकर निकलती है, तो वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसे हमने चांद के उदाहरण के माध्यम से समझा। फिर एक बार बता देती हूँ, च धन आ, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, क्योंकि इसके उच्चारण में प्राणवायु मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल रही है। फिर है द धन ए, तो बना है ए, तो द बना है तो चांद, तो क्या बन गया? चांद, और अनुस्वार च के ऊपर चला गया, तो हमारा चांद शब्द, अंधेरा, अंधकार, कई सारे शब्द हमारे इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। फिर है निरनुनासिक। निरनुनासिक, देखो बच्चों पहले था अनुनासिक, फिर इसके आगे लगा हुआ है निर का अर्थ होता है नहीं। निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। इसका अर्थ यह है कि जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल मुंह से निकलती है, नासिका से नहीं निकलती है, वह क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, आदि। तो यह क्या है? हमारे
निरनुनासिक है। फिर है विसर्ग। विसर्ग जो है ना बच्चों, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और इसका चिन्ह केवल 2 बिंदु है। क्या है इसका प्रयोग चिन्ह जो है वह केवल 2 बिंदु होते हैं, छोटे छोटे 2 डॉट्स होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि बच्चों संस्कृत में जो तत्सम शब्द होते हैं ना, संस्कृत के तत्सम शब्द, उनका हिंदी में वैसे के वैसे जब प्रयोग कर लिया जाता है, या हम कहें कि संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्दों में हमेशा विसर्ग अर्थात ये 2 बिंदु 2 डॉट्स लगते हैं। जैसे कि दुख, दुख शब्द लिखा तो ये बीच में डॉट आ गया है दुख, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे दुख तो हम इसके रूप में परिवर्तन करके लिख देंगे दुख, तो हमारा शब्द बना है दुख। लेकिन यह तत्सम है और यह क्या है? तद्भव है। तो बच्चों हिंदी के अंतर्गत ये तत्सम शब्द दुख भी लिखा जाता है और दुख भी लिखा जाता है, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन बच्चों जब ये 2 बिंदु लगी होगी तब आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, अर्थात ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसके अंतर्गत विसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हम शब्द ले सकते हैं बच्चों मन स्थिति। क्या ले सकते हैं? मन स्थिति। तो देखो बच्चों इसमें मन स्थिति, इसका उच्चारण होगा मन स्थिति और हम इसे लिखे हैं मन स्थिति, तो यह भी शुद्ध है और गलत नहीं है। लेकिन जब हमें यह शब्द इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा मन स्थिति, इसका उच्चारण इस तरीके से होगा, तो ये बिंदी लग जाने पर, यह 2 डॉट लग जाने पर, विसर्ग लग जाने पर आप समझ जाएंगे कि ये संस्कृत का शब्द है, यानी कि यह तत्सम शब्द है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखी है कि विसर्ग और अनुस्वार इन दोनों को संस्कृत में जो है ना अयोग्यवाह है, हिंदी में अयोग्यवाह कहा जाता है। तो बच्चों ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, जिसमें हमने संयुक्त वर्णों को जाना कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों मैंने अनुस्वार को बताया कि अनुस्वार किसे कहते हैं। फिर हमने अनुनासिक, निरनुनासिक और विसर्ग को भी जानने का प्रयास किया। और विसर्ग और अनुस्वार का जब मेल होता है तो इन्हें हिंदी में बच्चों अयोग्यवाह कहा जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इन्हें जो है ना अयोग्यवाह कहते हैं। अब आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी तालिका बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? छोटी सी इंडेक्स तालिका या सूची बनाई है, और उसमें बच्चों मैंने उच्चारण स्थल और उनके वर्ण लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उच्चारण स्थल और उनके वर्ण लिखे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल। तो बच्चों ये उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल, जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है वो उसे ही उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान या उच्चारण अवयव कहते हैं। तो बच्चों हम उच्चारण अवयवों को समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही जान लेते हैं कि सामान्यतः वो वर्ण होते हैं, ध्वनियाँ होती है, वह मानव मुख से ही निकलती है। आप सभी को पता है कि मानव मुँह से ही ध्वनि अर्थात साउंड आवाज़ें निकलती है, और आवाज़ जो ध्वनि निकलती है ना उसका अपना एक उच्चारण स्थान वैसे तो मुख विवर होता है, लेकिन मुख के अंदर के जो पार्ट होते हैं ना, छोटे छोटे भाग, वहाँ से अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग वर्ण फुसफुसाहट के साथ में निकलते हैं। तो वो जिस अवयव से, जिस स्थान से निकलते हैं उस स्थान को बच्चों उच्चारण स्थान या उच्चारण स्थल के नाम से जाना जाता है। अभी बच्चों इनके जो उच्चारण स्थान है ना या उच्चारण अवयव वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहला है कंठ। पहला कौन सा है? कंठ। कंठ का अर्थ होता है बच्चों गला। कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। तो वह ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख अर्थात कंठ गले से होकर निकलती है, जीवा गले के भाग की तरफ स्पर्श करती है या उसकी तरफ मुड़ जाती है, तो उन्हें बच्चों कंठ ध्वनियाँ या कंठ वर्ण कहते हैं। इसमें बच्चों ए, आ, अंग और कै वर्ग और है को रखा गया है। ए, आ, अंग, कै वर्ग और है को रखा गया है। अब कै में के पीछे मैंने वर्ग शब्द लिखा है जिसका अर्थ होता है बच्चों कै वर्ग के पांचों वर्ण कै, खे, गे,
घ और ड, है ना। तो ये पांचों इसमें आ जाते हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ या वे वर्ण ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा जो है ना गले से होकर जीवा हमारे गले की तरफ मुड़ जाती है, उन ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है, जिनमें ए, आ, अंग, क, ख, ग, घ, ड और है को रखा गया है। फिर है तालु। तालु का अर्थ होता है बच्चों तालवा। क्या होता है? तालवा या तालव्य। तालु को तालवा या तालव्य भी कहते हैं, इसीलिए इन ध्वनियों को तालव्य ध्वनियाँ या तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। इसमें बच्चों छोटी और बड़ी वाली ई और चैवरग च, छ, झ, झ हैं और ये और स को रखा गया है। ये से यति और स से सलगम, तो इनको रखा गया है। तो इन ध्वनियों को बच्चों तालु या तालव्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान जो है ना बच्चों, वो हमारा तालवा या तालु है। फिर इसके बाद में है मूर्धा। क्या लिखा है मैंने 3 नंबर पे? मूर्धा। तो मूर्धा को बच्चों मूर्धन्य भी कहा जाता है। मूर्धा को मूर्धन्य भी कहा जाता है। और मूर्धा अर्थात मूर्धन्य का अर्थ होता है कि वे वर्ण या ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे दांतों के किसके दांतों के खुरदरे भाग का स्पर्श करती है, और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ध्वनियाँ मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती है, जिसमें ट वर्ग के 5 ट ठ ड ढ न और र से रथ, स से षटकोण और री से ऋषि इनको रखा गया है। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के जो है दांतों के ऊपर जीवा जो हमारी है ना, वह दांतों के ऊपर के खुरदरे भाग को स्पर्श करती है, तो उन्हें ही मूर्धन्य या मूर्धा ध्वनियाँ कहा जाता है। फिर है दंत, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा दांत को स्पर्श करती है, तो उन्हें दंते अर्थात दंते ध्वनियाँ या दंत ध्वनियाँ कहा जाता है, दंत वर्ण कहा जाता है। इसमें बच्चों तय वर्ग के त, थ, द, ध, न और स स्लेट वाला और ल से लट्टू वाला रखा गया है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती हैं उन्हें दंते ध्वनियाँ कहते हैं। अब बच्चों 5 नंबर पे हैं ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ होता है हमारे अधर या होठ। ओष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? हमारे अधर या होठ। ओष्ठ तो होता है संस्कृत में, अधर हमारा तद्भव और होठ हमारा ग्रामीण हो गया है, देश शब्द हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा हमारे होठों को स्पर्श करती है, दोनों अधरों को स्पर्श करती है, वे ध्वनियाँ बच्चों ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती है। इनमें उ, प, फ, ब, भ, म और स षटकोण वाले को रखा गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि जिनके उच्चारण में जीवा होठों को स्पर्श करती है उन्हें ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। फिर है नासिके ध्वनियाँ, अर्थात नासिके ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के साथ साथ नासिका से होकर निकलती है, उन्हें नासिके ध्वनियाँ कहा जाता है। और ये ध्वनियाँ बच्चों हमारे जो कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग जो होते हैं ना, उनका अंतिम व्यंजन क्या कहलाता है? नासिके वर्ण या नासिके ध्वनि कहलाता है। फिर है कंठ तालु। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा कंठ और तालवे दोनों को स्पर्श कर लेती है, उन ध्वनियों को बच्चों कंठ तालु ध्वनियाँ कहा जाता है, जिनमें ए और ए को रखा गया है। फिर कंठ ओष्ठव। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है ना, वह कंठ और होठ गले और दोनों होठों को स्पर्श करती है, उन्हें कंठोष्ठव ध्वनियाँ कहा जाता है। इसमें बच्चों ओ से ओखली और औ को रखा गया है, ओ से औरत दोनों को रखा गया है। और दंत्योष्ठव वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा दोनों दांत और दोनों होठों को स्पर्श करती है, उन्हें दंत्योष्ठव कहते हैं, जिसमें वैसे वक और फैसे फल वाले को रखा गया है। तो ये तो बच्चों
बच्चों वर्णों के उच्चारण स्थान थे जो मैंने समझाए। तो इसमें बच्चों हमने कंठ में जाना, ए, आ, अंग, क वर्ग और है। फिर तालु जिनके उच्चारण में तालव्य का प्रयोग होता है, हाँ, ई, च वर्ग और य और स। फिर मूर्धा या मूर्धन्य जिनके उच्चारण में जीवा दांतों के खुरदरे भाग को स्पर्श करती है उन्हें मूर्धन्य कहा जाता है, जिसमें ट वर्ग रे षटकोण वाला और रि से ऋषि। फिर दंत में त वर्ग और स और ल को रखा गया। फिर ओष्ठ जिनका उच्चारण होठों से होता है, ऊ छोटा वाला और बड़ा वाला ऊ, और प वर्ग और स से षटकोण। फिर नासिके जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के साथ नासिका से भी निकले वह नासिके होती है। कंठ तालु में कंठ और तालव्य का, कंठ्योष्टम में कंठ और ओठों का, और दंत्योष्टम में व और फ का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज भाग की जो 5 नंबर की हमारी क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने आपको अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग आदि के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का जब मेल होता है तो उन्हें संयुक्त या स्वर वर्ण कहा जाता है। तो बच्चों फिर बाद में उच्चारण स्थानों को बताया कि कहाँ कहाँ से इन ध्वनियों का, वर्णों का उच्चारण होता है। तो जहाँ से उच्चारण होता है वही उच्चारण स्थान या अवयव या क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान या अवयव या उनके उच्चारण स्थल कहलाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में हमने यह सब कुछ जाना और समझा। अब बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर में इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत छोटे छोटे अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक आएंगे। अब निबंधात्मक में बच्चों जो बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा ना डिस्क्रिप्टिव में, उसमें तालिका आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे अनुस्वार का चिन्ह डॉट बिंदु है और हमारे अनुनासिक का चिन्ह जो है चंद्र बिंदु है, विसर्ग के ये 2 बिंदु है जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो बच्चों आज की भाग 5 की क्लास में अपना वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम अपना शब्द विचार वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो वर्ण विचार वाले टॉपिक को जब आप वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको PDF सेंड करूँगी और उस PDF को देख करके आपको सारे वर्ण विचार वाले टॉपिक को, उसके सारे मैटर को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी फर्स्ट में उतारना है और उसे याद भी करना है।